कैन रियली डिस्प्ले फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल एट लार्ज, तो आप उसको असिमुलेट करेंगे और आप ये पाएंगे कि आपकी जितनी भी समस्याएं हैं शायद उसका समाधान वहां पर है। तो क्राइम फ्री भारत के जो 21 लक्ष्य हैं, और ये 21 भी एक बड़ा वैदिक नंबर है, तो इस वैदिक नंबर का बड़ा रिलेवेंस है। इसका पहला लक्ष्य कह रहा है कि अंग्रेजों के जो गुलामों के नियम आज हमारे दुष्ट राजनेताओं ने हमारे ऊपर थोप के रखे हैं, उन्हें आमूल चूल बदल दिया जाएगा, एंड दे विल बी रीडिफाइंड इन विद द प्रिंसिपल ऑफ क्राइम फ्री भारत। तो अपराध मुक्त भारत की जो 5 सर्टेनिटी है उसमें, उसके तहत उसको रिफाइन कर दिया जाएगा, एंड इट विल बी ए ग्रेट चेंज। फिर दूसरा, जो अंग्रेजों ने बादशाही व्यवस्था जो कि शोषक भी है, क्रूर भी है, अपारदर्शी भी है, और भ्रष्टाचार भी कर रही है और अत्याचार भी कर रही है, और आपकी कहीं सुनवाई नहीं है, जो कि लगभग वैसे ही स्थिति है कि चाकू तरबूज पे गिरे या तरबूज चाकू पे गिरे, हश्र एक ही है कि तरबूज को कटना है। तो जनता यहाँ पे तरबूज है और ये प्रशासनिक व्यवस्था जो है ना, ये चाकू है, ये हर किसी को उल्टा सीधा काटती है, और ये अब मोटी खाल की भी हो गई है। और क्योंकि सैया भाई कोतवाल इसकी तर्ज पर इस व्यवस्था ने अपने आप को राजनेताओं का चरण सेवक बना लिया है, और यही कारण है कि जिसकी चरण सेवक है उसके सभी आदेश पालन होते हैं। तो जो गुंडे बदमाश हैं वो इनकी मंच पे बैठते हैं, और उन्हीं को पुलिस वालों को जिन्हें उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डालना चाहिए, वो बेचारे उनको सलूट करने के लिए विवश हैं। और दूसरे जो है ना लोगों के, जो शरीफ लोग हैं, उनके ऊपर कुछ भी उल्टे सीधे जो है ना आरोप लगा के उन्हें जेल में डालने की कार्रवाई की जाती है। तो इसकी विश्वसनीयता बड़ी सस्पेक्ट हो गई है। तो इस बादशाही व्यवस्था को पारदर्शी बनाया जाएगा, इसे सही निर्णय लेने के लिए अकाउंटेबल बनाया जाएगा। यदि वो जानबूझ के गलत निर्णय लेती है तो दंड तो मिलेगा ही, उसे कंपनसेशन भी देना होगा। और मुझे पक्का मालूम है जब उसे कंपनसेशन देना होगा तो वो गलत निर्णय नहीं लेगी, क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम बुद्धिमत्ता की नहीं है, यहाँ प्रॉब्लम नियत की है, यहाँ प्रॉब्लम कॉन्सिक्वेंसेस की है। अभी उस व्यवस्था की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यदि एक पटवारी कुछ गलत लिख देता है, आप के जो है ना पैर की जो है ना चप्पलें घिस जाएंगी आपको न्याय मिलते मिलते। अब ये स्थिति तो अन्य विभागों में भी आ गई है। आपको जो है ना टेलीफोन के बिल गलत आ जाते हैं, आपको बिजली के बिल गलत आ जाते हैं। लाखों में लोगों के पास बिल आ रहे हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, लाखों का बिल आ ही नहीं सकता है, उनके पास लाखों के बिल पहुंच रहे हैं और कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। और यदि आप नहीं करते हैं तो वो आपको आपकी संपत्ति कुर्की तक के जैसे नोटिस वगैरह भी दे देते हैं। तो एक बड़ी असहनीय सी स्थिति बनी हुई है। फिर जो है तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण है कि जो भारतीय शिक्षा अधिनियम है या एक्ट है, ये लॉर्ड मैकाले की रिपोर्ट पे लाया गया था। मेरे ख्याल से हमारे अधिकांश साथियों को इस बात की जानकारी होगी कि 1835 के 3 साल पहले लॉर्ड विलियम एडम, जो कि लॉर्ड मैकाले के बॉस थे, और लॉर्ड मैकाले, इन दो लोगों ने 3 साल तक भारत का गहन भ्रमण किया। और उस भ्रमण के साथ जो है उन्होंने एक 1780 पेज की रिपोर्ट जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश की, जिसका ओपनिंग सेंटेंस था कि आई ट्रेवल्ड इन एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ दिस कंट्री, आई डिड नॉट फाइंड एनी पुअर मैन और बैगर। मतलब भारत 1835 बहुत दूर नहीं है, उस समय वो इतना समृद्ध था। और ये मैथिली शरण गुप्त नहीं कह रहे हैं, ये अंग्रेज कह रहा है, और वो भी भारत में नहीं कह रहा है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में कह रहा है। इट इज सेइंग अबाउट द गुरुकुल सिस्टम कि साउथ में लिटरेसी इज 97 to 99%, और वो सभी जगह का बता रहा है कि वेस्ट में कितनी है, ईस्ट में कितना है, एंड नॉर्थ में इट वाज द लोएस्ट, इट वाज 88%। साउथ की 57% ऑफ द गुरुकुल वो जो है लेडीज के द्वारा हेड किए जाते थे। जब उस समय जो है ना यूरोप की स्थिति ये थी कि वो कहते थे कि महिलाओं में आत्मा ही नहीं होती है। बहुत लड़ाई के बाद महिलाओं की जो है ना जो विटनेस है उसको बिलीव नहीं किया जाता था। जब इन लोगों ने बहुत संघर्ष किया तो समझौते पे पहुंचा कि एक मेल की गवाही 2 फीमेल की गवाही के बराबर होगी। इतने जो है ना बेकार के प्रिंसिपल थे। तो जब ये सब चीजें बातें कही जा रही थी तो लॉर्ड मैकाले ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत 18 विधाओं में प्रकांडता प्राप्त है।
तो वहां पे एक लॉर्ड थे जिनका नाम था कर्नल क्यूट। उन्होंने कहा कि आई सेकंड हिज और आई करोबरेट हिज फाइंडिंग। तो पार्लियामेंट में उससे पूछा गया कि भाई तुम कौन होते हो, ये तो 3 साल से भारत का भ्रमण कर रहा था और इसने वहां का रिसर्च वर्क करके पूरा एक डॉक्यूमेंटेड फैक्ट लाया है, आप किस अथॉरिटी से कह रहे हो कि मैं इसकी बात को करोबरेट करता हूं, मैं इसकी बात को सेकंड करता हूं, तो आप एक किस अथॉरिटी से कह रहे हो? तो उसने कहा कि मैं जो है हैदर अली के साथ लड़ाई में आई वॉज देयर एंड आई गॉट डिफीटेड, आई वॉज कॉट अलाइव। तो हमारी नाक काट दी गई। तो फिर वहां ब्रिटिश पार्लियामेंट में पूछा गया कि भाई तुम्हारी नाक क्यों काटी है, तुम्हारी गर्दनी क्यों नहीं काट दी? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, भारतीय जो है राजा ऐसे नहीं है, यदि आप युद्ध में वीरगति पा जाएंगे तो बात अलग है, नहीं तो जो है नाक काटना ही सबसे बड़ा दंड है। और फिर उसने बताया कि मैं अपनी कटी हुई नाक लेके कोई कुलगाम या गुलगाम, ऐसा गुलगाम या बुलगाम या कुलगाम ऐसा कोई गुरुकुल था, वहां वो पहुंचा और उसकी नाक की उस समय जो है ना प्लास्टिक सर्जरी हुई। और उसने ब्रिटिश पार्लियामेंट में कहा कि मैं आपको चुनौती देता हूं यदि कोई ये बता दे कि मेरी जो है ना नाक की सर्जरी हुई। मतलब इट वाज सच ए फाइन वर्क। एंड ये बात जो है हम अपनी सेखी में नहीं कह रहे हैं, ये सब बातें ब्रिटिश पार्लियामेंट में और कोई दूसरा नहीं कह रहा है, लॉर्ड मैकाले कह रहा। तो जब उस व्यक्ति से पूछा गया कि भाई तुम गुरुकुल शिक्षा की इतनी जो है ना बड़ी तारीफ कर रहे हो, तो तुमको कुछ ब्रिटेन की शिक्षा के बारे में भी मालूम है? तो उन्होंने कहा हाँ, मैंने ब्रिटेन की शिक्षा का अभी कंपैरेटिव स्टेटमेंट तैयार किया है। तो जब आपकी यहाँ पे लिटरेसी साउथ में 99% थी, वहां पर जो है लिटरेसी वाज ओनली 17%। और वहां के स्कूल जो है वो जो है ना गैराज में चलाए जाते थे और केवल संडे स्कूल हुआ करते थे और उसमें भी बाइबल पढ़ाई जाती थी। मतलब देखा जाए तो अंग्रेज जो है ना भारतीय गुरुकुल सिस्टम के सामने एकदम नगण्य थे। तो क्राइम फ्री भारत का ऐसा मानना है कि हमें नया गुरुकुल सिस्टम लाना होगा, जिसमें जो वैदिक ज्ञान है जहां पे हम थे वहां से उसको उठाएंगे और आज के मॉडर्न विज्ञान को भी इंटीग्रेट करके भारत को जो है ना विश्व गुरु बनाया जाएगा। ऐसा जो है तीसरा नंबर का लक्ष्य है। चौथा नंबर का लक्ष्य है जो कि 5 हमने आपको सुनिश्चितताएं बताई हैं, तो इट इज एग्जैक्टली फ्रॉम देयर क्राइम फ्री भारत के जो 5 सर्टेनिटी है, अब मैं उनको रिपीट नहीं करूंगा, तो आई विल कम ऑन द 6th पॉइंट। 6वें पे पहुंच जाइए जरा। हाँ, तो व्यक्ति का कृत्य की उससे साइबर क्राइम मुक्त होगा। तो आजकल जो साइबर क्राइम है, 5वां पॉइंट है कि जो भारत में अपराध तो होगा भी नहीं, साइबर क्राइम भी नहीं हो पाएगा। तो मैं कभी विस्तार से आपको समझाऊंगा कि आज जो साइबर क्राइम हो रहा है वो ढीली व्यवस्था के कारण हुआ है। हम बड़ी आसानी से 3 से 6 महीने में इस देश को साइबर क्राइम फ्री कर सकते हैं। और ये बात मैं मुश्किल से 1 मिनट में समझा सकता हूं कि आप साइबर स्पेस में तब तक प्रवेश नहीं कर सकते हैं जब तक किसी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स का आपको सर्विसेज ना मिले। तो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के पास आपका डाटा होता है, उसको हम स्टैटिक डाटा कहेंगे। और जब आप बातचीत कर रहे हैं तो उसके पीछे जो टेक्नोलॉजी है वो ढेर सारे जो है ना बहुत फाइनल डिसीजंस लेती है। और उसके पास आपका इट कैन वेरी इजीली प्रोवाइड द लोकेशन बेस्ड सर्विस। और केवल जो लोकेशन बेस्ड सर्विस है उसमें लोकेशन केवल XY कोऑर्डिनेट में नहीं होगी बल्कि Z कोऑर्डिनेट में भी होगी। तो आप किस माले पे हैं ये भी अनुमान रीजनेबल लेवल तक लगाया जा सकता है। एंड आपका IP एड्रेस से लेके आपका मैक एड्रेस से लेके हर चीज जो है ना विल बी कैप्चर्ड एंड विल बी सेव्ड। आपका जो मोबाइल है, इसी मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रावधान किया जाएगा कि जैसे ही आपको कोई चीज सस्पिशियस लगती है, द मोमेंट यू विल प्रेस बटन, ये हर चीज को जो है ना सेव करना चालू कर देगा। उसके जो है ना ऑडियो वीडियोस और उसके सबको प्रोटेक्ट करेगा। और उसके पीछे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी, वो यदि मान लो वो आपसे OTP मांग रहा है तो आपके स्क्रीन में एक फर्जी OTP सिस्टम जो है ना क्रिएट करके दिखाएगा, जिससे आप बड़े कॉन्फिडेंस से यदि 4 बार भी रिपीट करना हो तो आप उसे रिपीट कर देंगे। अब आप ये सोचिए, एक साइबर क्रिमिनल को एक फर्जी OTP दी जा रही है और वो जो है जब OTP काम नहीं करेगी तो वो सिर अपना नोचते हुए
आपको दोबारा फोन लगा के शुद्ध भाई बहन की जितनी भी गंदी गाली उसने सीखी होंगी वो सब गालियां दे डालेगा। और बैकएंड इंजन हर चीज को कैप्चर कर रहा है विद दिस इनफेलिबल एविडेंस। और आपको मैं एक चीज और बता दूं कि जितने भी जो है लिंक भेजे जा रहे हैं, मेल भेजे जा रहे हैं, SMS भेजे जा रहे हैं, जो कि हम और आप भी जो है ना दसियों जो है ना हम लोगों को हर दिन मिलते हैं, ये सब अटेम्प्टेड क्राइम है। हमारी पुलिस ढीली है। अदरवाइज आपको यदि किसी ने साइबर क्राइम के इंटेंट से कोई लिंक भेजा है, कोई मैसेज भेजा है, या आपको फोन कॉल लगाया है या ईमेल भेजी है, ये सब अटेम्प्टेड क्राइम है। इसमें आपके लॉस ना होने पर भी FIR भी बनती है। तो आप बताइए, यदि हम थोड़ा सा परिवर्तन इसमें कर दें कि जो पनिशमेंट होगा वो कॉन्करेंट ना होके सिक्वेंशियल होगा, कॉन्जिक्यूटिव होगा, तो जो ये 1000 ऑफेंस कर रहे हैं, 1000 मेल लोगों को मेल भेज रहे हैं, इट मींस दे हैव कमिटेड 1000 ऑफेंसेस। यदि उसके एक हम 6 महीने का भी सजा कर देंगे तो 500 साल की सजा हो जाएगी। तो हमने एक पावरफुल सिस्टम क्रिएट नहीं किया है। हमारी साइबर क्राइम फ्री भारत से दूरी उतनी ही है जितने हम इन नियम कानून में थोड़ा सा परिवर्तन करके टेक्नोलॉजी को जमीन पर उतार दें, जो कि एक बच्चों का खेल है, कोई बड़ा काम नहीं। अब छठवां पॉइंट है, छठवां लक्ष्य है कि जो आज का जितनी भी क्राइसिस है वो क्राइसिस एक एक्ट के कारण हुई है, जिसको हम पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950-51 कहते हैं, जिसमें आमूल चूल परिवर्तन की आवश्यकता है और वो किया जाएगा। और पार्टी विहीन प्रजातंत्र को जमीन पे उतारा जाएगा। और ये अकेला पार्टी विहीन प्रजातंत्र नहीं होगा, ये खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था भी होगी। इसका जो ऐप का मॉडल है वो ऑलरेडी डेवलप किया जा सका है। इसमें जो है ऐप के द्वारा जो है ना आपकी पोलिंग होगी और हर चीज ऐप सर्टिफाई करेगा, आपको उसके सामने कुछ नहीं कहना है। तो वो आपकी आइडेंटिटी को भी सर्टिफाई करेगा। जब आपके अकाउंट से 1 रुपए डिडक्ट हो जाएगा, दैट विल बी ए क्लियर कट गारंटी कि यू आर द सेम पर्सन, एंड ऐप विल से यस आई सर्टिफाई यू आर दिस पर्सन। ऐसे ही उसमें सेक्लूजन का टेस्ट होगा, तो आपका घर ही आपके लिए पोलिंग बूथ, आपका कमरा ही आपका पोलिंग बूथ बन जाएगा। तो एंड इट विल गारंटी कि यस यू आर इन ए सेक्युलेटेड प्लेस, सो ऐप हैज वेरीफाइड कि यू आर इन ए सेक्युलेटेड प्लेस। फिर वो थर्ड चेक करेगा कि आप कहीं डर में तो नहीं है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है आपके बीवी बच्चों को कहीं पे गन पॉइंट पे रखा गया हो और आपको जो है ना कहा गया है कि मुझे वोट दो। तो द ऐप विल परफॉर्म सर्टेन टेस्ट, एंड यदि वो ये आइडेंटिफाई करेगा कि कहीं आप डर में तो नहीं हो, और यदि आप फियर सर्कसमेंस में होगा तो इट विल ट्राई टू एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन एंड सेंड द पुलिस फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR। और आपका जो वोटिंग है दैट विल बी पोस्टपोन द 3 days 4 days वट एवर द क्वारंटाइन पीरियड। एंड इसमें जो अभी का जो मिक्सचर बना हुआ है कि वही लेजिस्लेचर है और वही एग्जीक्यूटिव है, इसमें सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम द लेजिस्लेचर होगा। हालांकि लेजिस्लेचर ही जैसे ही एक्सपेंडिचर फ्री तरीके से लेजिस्लेचर का चुनाव करेंगे, उसी का सेकंड चुनाव इमीडिएटली होगा, जिसमें बहुत ज्यादा ग्रिलिंग के साथ फाइनेंस मिनिस्टर यदि कोई चूज होगा तो वो फाइनेंस मिनिस्टर के लिए होगा। तो ना तो जो है ना पोर्टफोलियो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के प्लेजर पे मिलेंगे और ना ही वो उनके प्लेजर पे होल्ड करेंगे। तो जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव चुने जाएंगे दे विल सीज टू बी लेजिस्लेचर, वो लेजिस्लेचर नहीं रहेंगे, वो पार्लियामेंट में बैठेंगे सिर्फ 2 काम के लिए। एक तो लेजिस्लेचर के जो प्रश्न हैं उनका जवाब देने के लिए, टू सर्व द कॉज ऑफ द अकाउंटेबिलिटी टू द लेजिस्लेचर, और सेकंड उनका काम रहेगा कि ड्राफ्ट कानून को पेश करना। और जो कानून है वो एक्ट के फॉर्म में पास नहीं होगा, इट विल बी डेलिबरेटेड एंड सेक्शन वाइज जो है ना पास होगा। तो जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि साहब हमारे साथ जब भी कोई इंटरप्रिटेशन की प्रॉब्लम आती है तो हम पार्लियामेंट्री डिबेट की तरफ देखते हैं, और दुर्भाग्य से कोई पार्लियामेंट्री डिबेट होती ही नहीं है। लिहाजा जो है हमें गैप के लिए फिर इंटरनेशनल डिबेट को देखना पड़ता है, इंटरनेशनल लॉ को देखना होता है। तो इस रिवाइज सिस्टम के तहत वो सब हैंडीकैप खत्म हो जाएंगे और हमारे उसमें सर्टेनिटी रहेगी, आया राम गया राम जैसा प्रावधान ही नहीं हो पाएगा। एंड प्रोबब्ली दिस इज द बेस्ट वे ऑफ डूइंग इट। सातवां है कि पेपर करेंसी मुक्त भारत होगा और साथ में टैक्स मुक्त भारत भी होगा, क्यों, और उससे
भारत भ्रष्टाचार मुक्त भी हो जाएगा, कोई हवाला स्कैम नहीं हो सकता है, ड्रग माफिया नहीं हो सकता है, कोई हथियारों के माफिया नहीं होंगे, कोई टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं होंगे। तो आज की जितनी भी हमारी टेररिज्म से लेके जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, उनका समाधान एक छोटी सी चीज से निकल के आएगा। और हमें जहां टैक्स के बर्डन से और टैक्स के कंप्लायंस से, क्योंकि टैक्स का बर्डन जितना खतरनाक है, टैक्स का कंप्लायंस उससे ज्यादा खतरनाक है। और जो माफिया बन गए हैं, जो टैक्स की कंप्लायंस वाले लोग हैं, जो कि जाके डकैती करते हैं, वो डकैती नहीं कर पाएंगे और आदमी सुकून से जी पाएगा। दिस विल बी मेकिंग ए वेरी बिग डिफरेंस इन द लाइफ ऑफ एवरीबडी। 8वां है कि सोच और कार्य की एकाग्रता से। तो यहां पर अवेयरनेस और डिटर्मिनेशन के माध्यम से नशा मुक्त और शाकाहारी आध्यात्मिक भारत जो है ना पैदा होगा। और ये आपके कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट का हिस्सा है। यदि आपको याद हो तो आर्टिकल 47 विच इज द पार्ट ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये देश के नेताओं पर ये जिम्मेवारी सौंप के गया था कि आप भारत को नशा मुक्त बना दोगे। लेकिन हमारे दुष्ट राजनेताओं ने गली गली कोने कोने में कलारी खोल दी है, दारू की दुकानें खोल दी हैं, और जहां पर दारू की दुकानें नहीं पहुंच पाई हैं, वहां दारू के पाउच पहुंच गए हैं। आज हमारा जवान, आज हमारा मजदूर जो है वो खाना नहीं खा रहा है, वो दारू का पाउच पी रहा है और नमकीन खा रहा है। उसका शरीर जो है जर्जर और बेकार हो गया है। 9वां है कि क्राइम फ्री भारत का एक एग्रो मॉडल है, जिसके तहत जीवामृत, घन अमृत, अमृत मिट्टी और ढेर सारे कॉन्सेप्ट के साथ जो है किसान की जो उपज है उसमें क्वालिटी चेक से लेके ढेर सारी चीजें करते हुए जो बाकी प्लेयर्स हैं उनकी एडेड वैल्यू और उनके रोल के हिसाब से उनको पेमेंट ऑटोमेटिकली सिस्टम के माध्यम से होगा। और टैगिंग होके द एंड प्रोडक्ट जो कि भारत में 2 to 3 टाइम्स एमएसपी पे बेचा जाएगा और विदेशों में वो 10 to 100 टाइम एमएसपी पे बेचा जाएगा। और वो भी रॉ प्रोडक्ट नहीं होगा, उसमें बहुत सारी जो है ना दवाइयां, बहुत सारे जो है बेसिकली मेडिसिन मीन्स औषधियां, जो कि निरोगी रखेंगी और दीर्घायु बनाएंगी। इसका जो पूरा एग्रो मॉडल है वो कह रहा है कि किसानों की आमदनी पहले वर्ष ही जो है ना 5 गुना हो जाएगी और मजदूरों की आमदनी 10 गुना हो जाएगी। और एक मजदूर की जो परचेजिंग पावर है दैट विल बी 50,000 रुपीज पर मंथ। यहाँ परचेजिंग पावर हम जरा डेलिबरेटली यूज कर रहे हैं क्योंकि उसका रियल जो है सैलरी होगी, रियल जो है ना उसको जो रेवेन्यू स्ट्रीम होगा, सैलरी इज नॉट ए राइट वर्ड, रेवेन्यू स्ट्रीम है, क्योंकि उसको जस्ट एक वर्क कंपोनेंट को कंप्लीट करते हुए उसको रेवेन्यू मिलेगी। तो सम टोटल ऑफ रेवेन्यू स्ट्रीम मिनिमम जो है इट विल बी 25,000 और उसको हर चीज में 50% का रिबेट मिलेगा, तो उसका परचेजिंग पावर विल बी इक्विवेलेंट टू 50,000 रुपीज। नाउ इमेजिन करो कि एक मजदूर के परिवार में यदि 4 सदस्य हैं और वो 50-50 हजार मिनिमम की परचेजिंग पावर है, इसका मतलब है उस फैमिली की परचेजिंग पावर 50,000 होगी। वो अच्छे से मकान में रह सकता है और उसमें बैकएंड इंजन जाके उसको मकान देने में मदद करेगा, उसके तरीके का मकान भी बन जाएगा और उसके बच्चे भी जो है ना अच्छी शिक्षा भी पा पाएंगे, अच्छा खाना खा पाएंगे, मिल्क पी पाएंगे। तो ऐसा वो रहेगा। और इसमें जो है ढेर सारी जो है चीजें होंगी जिसको हमने पॉइंट नंबर 10 में भी कवर करने की कोशिश की है कि भारतीय जो फॉरेस्ट एक्ट है उसको बदल के जो मालकाना हक है वो कम्युनिटी के हाथ में दिया जाएगा और उसमें 10 फीट गहरी ट्रेंचेज जो है ना अलोंग द कंट्रोल लाइन को के खोजी जाएंगी। और उसमें जो अभी ऑलरेडी इन्होंने स्टॉप डैम और जो है ना बहुत सारे डैम बना दिए हैं, वो तो उन्होंने किसी दूसरे कारण से बनाए थे, हम उसका यूज करके वी विल इंश्योर कि हमारे ट्रेंचेज में राउंड द क्लॉक पूरे 12 महीने पानी रहेगा। और उसके ट्रेंचेज के किनारे 4 तरीके के पेड़ लगाए जाएंगे और उनका मकसद रहेगा कि हमें औषधि भी मिले, फल भी मिले, सुगंधित चीजें भी मिले, ग्रीन फॉडर भी पेड़ों से होगा। तो हमारी गायें और जानवर जो है वो ग्रीन फॉडर जो उनको मिलेगा वो रिच प्रोटीन रिच जो है पेड़ों से जो है ना आएगा। और वहीं जो है औषधि के फल पेड़ों के बीच में शहद का जो है शहद भी जो पैदा की जाएगी और जो गायों को उनकी फीड के साथ साथ मेडिसिनल जो है ना चीजें भी दी जाएंगी और हर जगह पे अलग अलग के मेडिसिनल प्लांट्स होंगे। तो ऐसा मेरा मानना है कि गाय के दूध में
और शहद दोनों में वो मेडिसिनल एट्रीब्यूट्स भी आ जाएंगे, और ये गाय जो है ना वो औषधि का काम भी करेगा। तो गाय जो है ना केवल अल्फा 2 वैरायटी का होगा, ना केवल बहुत अच्छा होगा, अमृत तुल्य होगा, बल्कि वो औषधि तुल्य भी होगा। वो आपको निरोगी और दीर्घायु बनाए रखने में भी आपकी मदद करेगा। 11 नंबर का लक्ष्य ये है कि क्राइम फ्री भारत का आयुष मॉडल, जिसमें आपका जो है देखा जाए तो कैसे आपके रूटीन को मैनिपुलेट किया जाएगा, जिससे कि आप योगा से लेके हर चीज करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, और आपका एनुअल मेडिकल चेकअप भी होगा। हम कुछ साइंटिस्ट लोगों से बात कर रहे हैं कि जो नाड़ी को पढ़ने के यंत्र बना लिए जाए, बात के कप को पढ़ने के जो है ना यंत्र बना लिए जाए, तो जब बीपी का इंस्ट्रूमेंट बन सकता है तो ये क्यों नहीं बन सकता है। तो वहीं से रिमोटली आपको जो है औषधि भी दी जा सकेगी, और इसके लिए हेल्थ वॉलंटियर गांव-गांव में होंगे, और हम एक निरोगी और दीर्घायु भारत को पैदा कर पाएंगे। हमारा पॉइंट नंबर 12 के बारे में हम बात करेंगे। हमारा मानना है कि हमारे ऊपर चारों तरफ से जो है केमिकल की बमबार्डिंग की जा रही है। आपको जान के ताज्जुब होगा कि हम 16 करोड़ लीटर दूध पैदा कर रहे हैं, और हमारा कंजम्पशन जो है वो लगभग 64 करोड़ लीटर दूध है। इसका मतलब है 48 करोड़ लीटर दूध जो है वो हानिकारक केमिकल से बनाया जा रहा है, जिसमें यूरिया आदि जो ना यूज होते हैं, और यह अपने आप में कैंसरस है। इसके बारे में एक रिसर्च कह रही है कि यदि ऐसे दूध या इसके प्रोडक्ट को लगातार 4 साल तक सेवन किया जाए तो 87% लोगों को कैंसर हो जाएगा। हमारे जो अन्नदाता हैं उन्हें ये कहने में शर्म नहीं आती है कि हम 1 एकड़ में अपने लिए जो है ऑर्गेनिक फूड बनाते हैं, और बाकी दुनिया के लिए हम कैंसरस जो है ना फूड बेचते हैं। ये बड़ा लज्जा का विषय है। आज हमारे किसान बिना शर्म के हर जगह हार्मोनल इंजेक्शन दे रहे हैं, गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, मुर्गी हो, तो चारों तरफ से जो है ना केमिकल बम्बार्डिंग हो रही है। हमारे मेडिसिन के फॉर्म में हम इतने हार्मफुल केमिकल दे रहे हैं, आप अंदाज नहीं लगा सकते हैं। ऐसा कोई केमिकल पैदा ही नहीं हुआ है जो कि आपके शरीर को नुकसान ना करे। तो मेरा तो ऐसा मानना है कि दैट chemical medicine should only be given in grave emergency when your survival is threatened. It should be medicine of emergency. It should not be medicine of the treatment. अब आप ये बताइए, जहां से एलोपैथी आई है, जहां पर कि आसानी से एंटीबायोटिक नहीं दिया जाता है, हमारे लोगों ने प्रोटोकॉल बना लिया है, वो भर भर के जो है ना आपको जो है एंटीबायोटिक देते हैं। अब कोरोना एक वायरस है, वायरस जो है एंटीबायोटिक से नहीं मर सकता है, ये हर व्यक्ति जानता है। आप बताइए, कोरोना वायरस के समय इन लोगों ने 5-5 हैवी डोज में जो है ना आपको एंटीबायोटिक दिए, और वो इतने हानिकारक थे कि आपको पागल कर सकते थे, आपको डिप्रेशन का शिकार करते थे। एंड एक उसमें जो है ना एंटीबायोटिक तो ऐसा था जो आपको सुसाइडल टेंडेंसी पैदा करता था। आप रिसर्च कर लीजिए, कोरोना के समय ढेर सारे लोग जो है ना दे कमिटेड सुसाइड। कोई जो है ना बड़े हॉस्पिटल के जो है ना खिड़की से कूद गया, ऐसे सुसाइड हुए। तो बट आई फील के एक हानिकारक केमिकल कहीं से भी आ रहे हों, हमें अपने देश के इकोसिस्टम को इन हार्मफुल केमिकल से मुक्त करना पड़ेगा। हमारे दुष्ट राजनेता इतने दुष्ट हैं कि हार्मफुल मटेरियल जो है ना डंप करने के लिए हमारे देश में आ रहा है। ये इससे ज्यादा जो है ना लज्जा का कोई कारण नहीं हो सकता है। दैन ये कह रहा है कि प्रोएक्टिव अप्रोच से हम भारत को जो चूंकि समृद्ध बना देंगे, तो वहां रिजर्वेशन, फ्रीवी, गरीबी, ये सब की जरूरत ही नहीं होगी। मेरा तो यहां तक मानना है कि यदि हम जिस डिटर्मिनेशन की बात कर रहे हैं, हम 2029 तक यदि गॉड विलिंग प्रॉब्ली भारत में कोई गरीब नहीं होगा। जो लॉर्ड मैकाले ने 1835 में कहा था, यदि हम 2029 में या 2029 में ना होके हम 2035 तक भी यदि हम वैसा कर पाते हैं, इट विल बी ए ग्रेट अचीवमेंट। वैदिक और आधुनिक विज्ञान के समग्र विकास के लिए भारतवर्ष को एक बिगेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब पैदा किया जाएगा। और मैं आपको ये बता दूं, क्राइम फ्री भारत ने जो मॉडल डेवलप किया है, उसके तहत इतना पैसा होगा कि बिना सरकार के ये संभव हो पाएगा। तो हम सरकार के ऊपर बर्डन नहीं बनेंगे, तो भी जो है हम भारत के समग्र विकास के लिए जो है भारत को
बिगेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब बना पाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। आर्टिकल 44 कह रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। हमारे संविधान के डिक्टेट के बावजूद भी हमारे दुष्ट राजनेताओं ने घृणित जो है कम्युनिटी बेस्ड जो है कानून बनाए हैं, जो कि उनकी दुष्टता का परिचायक है। लिहाजा क्राइम फ्री भारत का मानना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आया जाएगा। आर्टिकल 25 जो धार्मिक स्वतंत्रता है, इसका उल्लंघन इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे दुष्ट राजनेता चाहते हैं कि एक खराब माहौल बना रहे। मैं आपको कह रहा हूं कि जैसे जो है एक छोटा सा 4 सेक्शन का यदि हम एक एक्ट बनाए जिसमें जो भी किसी भी धर्म की स्वतंत्रता के साथ खिलवाड़ करेगा वह संज्ञेय अपराध होगा। अजमानती तो होगा ही होगा, केवल एक ही परिस्थिति में जमानत मिलेगी, यदि रिपोर्ट झूठी है। मतलब इसका मतलब यदि सही रिपोर्ट है तो आपको जमानत नहीं मिलेगी। क्राइम फ्री भारत के टेक्नो इंजन से 45 दिन के अंदर अधिकतम अवधि में आपको न्याय मिल जाएगा और आपको जो इस वायलेशन के लिए मिनिमम 10 से 15 साल की सजा होगी। और जैसे ही आपको सजा मिलेगी उसके साथ ही आपकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। आप मुझे बताइए, इन प्रावधानों के साथ किसकी औकात है कि वो जो है भारत की जो है में धार्मिक उन्माद फैला सके, भारत में दंगे फसाद करा सके। मैं चैलेंज करता हूं, किसी की औकात नहीं होगी, ना ओबीसी की औकात होगी, ना किसी की होगी। ना कोई किसी से ये कह पाएगा कि मेरा धर्म मानो नहीं तो तुम काफिर हो और मैं तुम्हारा सिर धड़ से जुदा कर दूंगा और मुझे जो है जन्नत भी मिलेगी और 72 हूरें मिलेंगी। और ना ही कोई ये कह पाएगा कि हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना होगा। अरे भारत में जो है वैसे ही जो है जिसके जहां पे भी कहना चाहिए कि जिसको जहां मोक्ष दिखता हो, जहां जिससे जो है ना शांति मिल रही हो, उस धर्म को माने। ये जो है इस तरीके की जो चीजें हैं, ये संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 25 का सीधा सीधा उल्लंघन है। इसका रिस्पांस मैकेनिज्म जो है, जो मैं बता रहा हूं, उस रिस्पांस मैकेनिज्म के साथ किसी की भी औकात नहीं है। और क्राइम फ्री भारत का टेक्नो इंजन जो आज डार्क वेबसाइट वगैरह हैं जिसमें कि बहुत सारी आपत्तिजनक चीजें परोसी जा रही हैं, हम ऐसा कानून बना देंगे कि लोग ये सब कर ही नहीं पाएंगे। तो हमने घटिया सिस्टम पैदा किया है। दैट्स व्हाई वी आर लिविंग विद द प्रॉब्लम्स। और आप प्रॉब्लम में ही बने रहें, यही अंग्रेजों की चाहत थी। हमारे दुष्ट राजनेता आज भी आपको उन्हीं कानूनों से बांधे हुए हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून होगा, लेकिन ज्यादा जो है ध्यान दिया जाएगा कि आपके सोच और आचरण में परिवर्तन लाके आबादी को नियंत्रित करेंगे। तो कानून एक बैकग्राउंड सपोर्ट होगा, लेकिन मेन फोकस रहेगा कि हम आपकी थिंकिंग को और आपके कंडक्ट को ही मॉडिफाई कर देंगे। हमारा लक्ष्य नंबर 18 है कि पूरा पूजा स्थल अधिनियम 1951, मेरा ऐसा मानना है कि ये सबसे घृणित कानून है। ये एक ऐसा कानून है जिसके तहत आम भारतीयों से न्याय की भीख मांगने का अधिकार छुड़ा लिया गया है, जिसमें भारत माता को कहा गया है और भारत माता के सपूतों से कहा गया है कि हे भारत माता, तू गुलामों की माता है। जो बाहर से आतताई और आक्रमणकारी आए हैं, जिन्होंने जो है लोगों की हत्याएं की, महिलाओं के साथ बलात्कार किया, उन्हें 2-2 दीनारों में न केवल बेचा बल्कि इस बात के स्तूप लगाए जो आज भी विद्यमान है। उन्होंने अपने शक्ति प्रदर्शन को और क्रूड शक्ति प्रदर्शन के लिए भारत की वास्तुकला, मंदिरों को तोड़ा और आपको हीन भावना पैदा कराने के लिए ये एक परपाटी बना ली। उस परपाटी के तहत जो भारत माता के चेहरे पर जख्म पहुंचाए गए, ये एक्ट कह रहा है, हे भारत माता, तू गुलामों की माता है, तू उन्हीं जख्मों के साथ जी। 15 अगस्त 1947 के दिन जैसी स्थिति थी, तुझे उसी स्थिति में जीना होगा। फिर उसने एक और मार्गदर्शी सिद्धांत प्रतिपादित किया। उसने कहा कि राम जन्मभूमि को छोड़कर बाकी जितने भी परिवार, जितने भी डिस्प्यूट किसी भी कोर्ट में चल रहे हैं, उसे इसी मार्गदर्शी सिद्धांत के तहत निपटा दिया जाए। मैं ये कह रहा हूं कि मुझे इस बात में कोई भ्रम नहीं है कि ज्ञानवापी मस्जिद जो है वो एक मंदिर ही है और वहां पर
स्वयंभू शंकर जी बैठे हुए हैं, इसमें भी किसी को भी कोई संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके परफेक्ट अलाइनमेंट में नंदी बाबा बैठे हुए, विशालकाय नंदी बाबा। और ये दुनिया जानती है कि नंदी बाबा का जो है ना हमेशा जो फेस होता है, इट इज ऑलवेज फेसिंग लॉर्ड शिवा। तो जिसको ये फव्वारा कहने की कोशिश कर रहे हैं, वो फव्वारा इज इन परफेक्ट अलाइनमेंट ऑफ नंदी बाबा। और उस ज्ञानवापी मस्जिद के पीछे गौरी और इसके बहुत सारे देवी देवताओं के फोटो हैं, जिनकी आज भी पूजा की जा रही है। तो मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं है कि वो एक मंदिर है, लेकिन मैं उन मजिस्ट्रेट की जो है ना बुद्धि पे तरस खाता हूं। वो किस बात का सर्वे करा रहे हैं? ये कानून आपको इजाजत ही नहीं देता है। वो तो आपको एक मार्गदर्शी सिद्धांत देता है, कट ऑफ लाइन 15 अगस्त 1947। उस दिन कौन सा जो है धर्म किस चीज के लिए यूज हो रहा है ये देखा जाए। यदि वो स्थान मस्जिद के रूप में यूज हो रहा है तो वो मस्जिद कहलाएगा। तो फिर ये ओरिजिनल स्वरूप के लिए सर्वे क्यों हो रहा है? तो मेरा मानना है कि कायदे से इस एक्ट को रद्द कर देना चाहिए था, जो कि नहीं किया जा रहा है। ये इस देश के साथ नाइंसाफी है। तो ना केवल वर्शिप प्लेसेस एक्ट, बल्कि इससे मिलते जुलते जो ढेर सारे कानून बनाए गए हैं, जो संविधान की आत्मा के और फंडामेंटल राइट के विरोध में है, ऐसे सभी कानून को संशोधित किया जाए। हमारा लक्ष्य 19 कहता है कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, इसे जो है आज हम बहुत बेकार मानते हैं, क्योंकि ये आपने छोटा सा कंट्रीब्यूट किया और आप उस पर बैठ गए नांग जैसे, और आपने जो है ना उसके ऊपर जो है ना एक कुंडली बना ली। तो आपने जो है ना, आपका तो दिमाग आपका नहीं है, यहीं से पैदा हुआ है, नेचर की चीज खा के पैदा हुए। जब आपका दिमाग भी अपना नहीं है और आपके छोटे कंट्रीब्यूशन से आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कैसे दिया जा सकता है? सो यू विल हैव लिटिल राइट दैट विल बी टू द प्रोपोर्शन ऑफ द वैल्यू एडेड बाय यू। तो जो आपने वैल्यू एडिशन किया है उसके अनुरूप ही जो है ना आपको लाभ होगा। अदरवाइज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज ए ग्लोबल प्रॉपर्टी, ये नेचर की प्रॉपर्टी है, और हर किसी को हक होगा कि जहां तक आप पहुंच गए हैं उससे आगे की यात्रा करें। आज जो है दुष्टतापूर्वक आपका जो है ना जेनेटिकली मॉडिफाइड इसी कुत्सित मानसिकता का प्रतीक है, जहां पर आप जो है दुष्टतापूर्वक, एक सीड का एक मुख्य गुण है कि वो रिप्रोडक्शन के लिए यूज होता है। हमने दुष्टतापूर्वक उसका वो जीन काट दिया जो रिप्रोडक्शन के लिए जिम्मेवार है, और हमें यह भी नहीं मालूम है कि इस मॉडिफिकेशन से हाउ दैट सीड विल बी, जिसको हम खाना कह रहे हैं, जो हम बीज कह रहे हैं, जिसे हम पीस के आटे के रूप में खाते हैं, हाउ इट विल बी मॉडिफाइंग एंड रिएक्टिंग विद अवर सेल, ये हमें वो भी नहीं मालूम है कि हाउ इट वुड बी रिएक्टिंग। लेकिन हमें तो किसी चीज से लेना देना नहीं है, हमें पैसा मिलना चाहिए, हम इतने दुष्ट लोग हैं। तो ये स्थिति है। तो इसके बाद नेक्स्ट आ रहा है अबाउट द कॉलेजियम सिस्टम। आज जो है 87 परिवार के लोग हैं, वो आपकी पूरी अपर जुडिशरी को जो है ना कर रहे हैं। आज इतने बड़े बड़े जो है ना कॉलेजेस आ गए हैं, उनके बच्चे जो है ना वो अपर जुडिशरी में नहीं आते। एक कॉलेजियम सिस्टम के तहत ये खुद ही डिसाइड कर लेते हैं कि 10 साल की जो है ना सेवा वाले कौन से वो लोग हैं, और वो इनवेरिएबली इनके परिवार से जुड़े लोग होते हैं। यदि धोखे से एक आध व्यक्ति नया जुड़ जाता है तो 87 के बाद एक 88 परिवार हो जाएगा। यदि 2 लोग जुड़ गए तो 89 हो जाएगा, लेकिन ये संख्या कभी 100 के ऊपर नहीं पहुंचेगी। ये बड़ी दुष्टतापूर्ण बात है। और यहाँ पर हम ये भी मानते हैं कि दिस कैन नॉट बी लेफ्ट टू द पॉलिटिशियंस आल्सो। यदि अभी भाजपा के ऊपर छोड़ दिया जाएगा तो जुडिशरी में आरएसएस वाले भर दिए जाएंगे, ये भी देश के लिए अच्छा नहीं होगा। तो हमारा मानना है कि जजेस का जो सिलेक्शन होना चाहिए वो भारतीय जुडिशियल सर्विस के माध्यम से होगा, और डिस्ट्रिक्ट जज से लेके ऊपर सभी जो जजेस हैं, जैसा कि आईएएस आईपीएस का होता है, उसी तरीके से वो वहां पर जो है ना पहुंचेंगे, उनका जो सिलेक्शन होगा और प्रमोशन होगा। और उसमें भी जो है पोस्टिंग जो है ना, इट विल नॉट बी एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पॉलिटिशियन। तो एक परफॉर्मेंस इंडेक्स क्रिएट की जाएगी, एंड परफॉर्मेंस इंडेक्स कम चॉइस सिस्टम के आधार पर पोस्टिंग की जाएगी, ऐसा सिस्टम होगा। अपील की 2 तरीके की अपील की व्यवस्था जो है क्राइम फ्री भारत के लक्ष्यों में है। एक, जहां पर आप ये फील कर रहे हैं कि जजमेंट में गलती है, तो इट इज द अपील अगेंस्ट द जजमेंट।
एक बहुत ही ओरिजिनल आइडिया इसमें लिया गया है, अपील अगेंस्ट द जज, जहां ये प्रिजम्पशन है कि पर्याप्त साक्ष्य होने के बाद जज महोदय ने किसी अल्टीरियर कंसिडरेशन में जानबूझ के गलत निर्णय दिया है। जब जज के विरुद्ध जो है ना अपील होगी, तो जज महोदय को खुद खड़े होकर अपने जजमेंट को डिफेंड करना होगा। यदि वो अपने जजमेंट को डिफेंड नहीं कर पाएंगे तो उन्हें कंपनसेशन और क्षतिपूर्ति तो देना ही होगी, बल्कि उन्हें महाअभियोजित भी कर दिया जाएगा। ही विल नॉट स्टे एज ए जज। तो जो जज अभी अपने आप को लॉर्ड समझने लग गए हैं, भाग्य विधाता समझने लग गए हैं, उनका काम जो है न्याय करना होना चाहिए, लॉर्ड होना नहीं होना चाहिए। आज जो है ऐसी 50 चीजें हम आपसे डिस्कस कर सकते हैं जो जजेस ने गलत तरीके से अपने आप को ले ली। जो हम अभी बात जजेस के लिए कर रहे हैं, उसे 21 लक्ष्य में हम बाकी लोगों के बारे में कह रहे हैं कि अब सीनियर जो है आपकी एसीआर नहीं लिखेंगे। यदि हमारी बहुत मेहरबानी होगी तो 5% वेटेज में कम फ्रॉम द सीनियर। और यदि ऑटोमेटेड परफॉर्मेंस कैप्चरिंग में जो परफॉर्मेंस आ रहा है, यदि सीनियर के द्वारा जो परफॉर्मेंस दिया गया है, यदि उसमें मैच नहीं कर रहा है और सीनियर महोदय ने यदि पर्याप्त कारण नहीं बताए हैं, तो सिस्टम विल ओवर रूल हिज असेसमेंट। तो जो अभी पोस्टिंग और प्लेसमेंट के कारण पूरे जो है ना हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को मैनिपुलेट किया जा रहा है, जिसे एक स्थानांतरण उद्योग बना दिया गया है, क्राइम फ्री भारत का यह मानना है कि वो उद्योग खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से 21 जो है लक्ष्य हैं, और उन लक्ष्यों को जमीन पे उतारने के लिए एक चीज समझ में आई है कि हमें सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को पराजित करना पड़ेगा, और उसके लिए एक हाईली डेमोक्रेटिक मॉडल पैदा किया गया है, जिसको मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। तो इसके 3 आधार स्तंभ हैं। पहला आधार स्तंभ है कि हम जो है लोगों को ऊर्जाकृत करेंगे, लोगों को संकल्पित करेंगे, लोगों को शपथकृत करेंगे। तो जो मैं बातचीत कह रहा हूं, यही ऊर्जाकृत करना है, जो कि अवेयरनेस से थोड़ा सा 1 डिग्री ऊपर जाती है, which makes the people to do something. It is action oriented है। तो अवेयरनेस की एक हायर डिग्री है जिसे मैं ऊर्जाकृत करना है। और ऊर्जाकृत करना कोई मिस्टिकल प्रोसेस नहीं है, कोई हवन वो नहीं है। ये जो हम बातचीत कर रहे हैं, जिससे कि आप अवेयर होके एक एक्शन प्लान के तहत काम करेंगे, तो वो ऊर्जाकृत करना है। फिर इसमें संकल्प है। वैसे मूल संकल्प केवल एक ही है कि 10 व्यक्तियों को प्रतिदिन जोड़ना है, और ये संकल्प मात्र 9 दिन में खत्म हो जाएगा। लेकिन मुझे इस बात का आभास है कि भारत में हम पूजा भी करते हैं तो कहते हैं कि पूजा 3 प्रकार की, छोटी बड़ी